मैं अगले साल पीएचडी के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। फुरकान ने बेख्तियार झांक कर सालार को देखा। क्या मतलब? सालार हैरानी से मुस्कुराया। क्या मतलब का क्या मतलब? मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। यूँ अचानक? अचानक तो नहीं, पीएचडी करनी तो थी मुझे। बेहतर है अभी कर लूँ, सालार इत्मीनान से बता रहा था। वो दोनों फुरकान के गांव से वापस आ रहे थे। फुरकान ड्राइव कर रहा था जब सालार ने अचानक उसे अपनी पीएचडी के इरादे के बारे में बताया। मैंने बैंक को बता दिया, मैंने रिजाइन करने का सोचा है, लेकिन वो मुझे छुट्टी देना चाह रहे हैं। अभी मैंने सोचा नहीं कि उनके उस ऑफर को कबूल करूं या रिजाइन कर दूं। तुम सारी प्लानिंग किए बैठे हो? हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई अगले साल पीएचडी के लिए जा रहा हूँ। चंद माह पहले तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादे का क्या है, वो तो एक दिन में बन जाता है। सालार ने कंधे झटकते हुए खिड़की के शीशे से बाहर नजर आने वाले खेतों को देखते हुए कहा, मैं वैसे भी बैंकिंग से मतलब कि किताब लिखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिछले कुछ सालों में इतना मसरूफ रहा हूँ कि उस पर काम नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ पीएचडी के दौरान मैं एक किताब लिखकर शाया भी करा लूँ। मेरे पास कुछ फुर्सत होगी तो मैं एक काम आसानी से कर लूँगा। फुरकान कुछ देर खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा, फिर उसने कहा, और स्कूल, उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होता जाएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वो लोग आते जाते रहेंगे। तुम हो, मैंने पापा से भी बात की, वो भी आया करेंगे यहाँ पर। मेरे ना होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्कूल बहुत पहले सालार सिकंदर की थमाई हुई लाठियाँ छोड़ चुका है। आइंदा भी उसे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर मैं मुकम्मल तौर पर उससे कता ताल्लुक नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको देखता रहूँगा, कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो आ जाया करूँगा। पहले भी तो ऐसा ही किया करता था। वो अब थर्मस में से चाय कप में डाल रहा था। पीएचडी के बाद क्या करोगे? फुरकान ने संजीदगी से पूछा। वापस आऊँगा, पहले की तरह यहीं पर काम करूँगा, हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। सालार ने मुस्कुराते उसके कंधे को तपका। क्या चंद साल बाद नहीं जा सकते तुम? नहीं, जो काम आज होना चाहिए उसे आज ही होना चाहिए। मेरा मूड है पढ़ने का, चंद साल बाद शायद ख्वाहिश न रहे। सालार ने चाय के घूंट लेते हुए कहा और अब बाएं हाथ से रेडियो को ट्यून करने में मसरूफ था। रोटरी क्लब वाले अगले वीकेंड पर एक फंक्शन कर रहे हैं, मेरे पास इनविटेशन आया है, चलोगे? उसने रेडियो को ट्यून करते फुरकान से पूछा। क्यों नहीं, चलूंगा, उनके प्रोग्राम दिलचस्प होते हैं। फुरकान ने जवाबन कहा। गुफ्तगू का मौजू बदल चुका था। उस दिन इतवार था। सालार सुबह देर से उठा, अखबार लेकर सुर्खियों पर नजर दौड़ाते हुए वो किचन में नाश्ता तैयार करने लगा। उसने सिर्फ मुंह हाथ धोया था, शेव नहीं की। नाइट ड्रेस के ऊपर ही उसने एक ढीला ढाला स्वेटर पहन लिया। उसने केतली में चाय का पानी अभी रखा ही था जब डोरबेल की आवाज सुनाई दी। वह अखबार हाथ में पकड़े किचन से बाहर आ गया। दरवाजा खोलने पर उसे हैरत का एक झटका लगा जब उसने सईदा अम्मा को वहां खड़ा पाया। सालार ने दरवाजा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसके सर पर अपने दोनों हाथ फेरे। मैं भी ठीक हूँ, आप अंदर आए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक लग तो नहीं रहे हो, कमजोर हो रहे हो, चेहरा भी काला हो रहा है। उन्होंने अपने ऐनक के शीशों के पीछे से इसके चेहरे पर गौर किया। रंग काला नहीं हुआ, मैंने शेव नहीं की। सालार ने बेख्तियार अपनी मुस्कुराहट रोकी। उनके साथ चलता हुआ अंदर आ गया। लो भला, शेव क्यों नहीं की? अच्छा, दाढ़ी रखना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है, नेकी का काम है, बहुत अच्छा कर रहे हो। वो सोफे पर बैठते हुए बोले, नहीं अम्मा, दाढ़ी नहीं रख रहा हूँ, आज इतवार है, देर से उठा हूँ, कुछ देर पहले ही, इसलिए शेव नहीं की। उनकी बात पर महसूस हुआ। देर से क्यों उठे बेटा? देर से न उठा करो, सुबह जल्दी उठकर फजर की नमाज पढ़ा करो, चेहरे पर रौनक आती है। इसीलिए तो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है। सुबह नमाज पढ़कर बंदा कुरान पढ़े फिर सैर को चला जाए, सेहत भी ठीक रहती है और अल्लाह भी खुश होता है। सालार ने गहरा सांस लिया। मैं नमाज पढ़कर सोया था, सिर्फ इतवार वाले दिन ही देर तक सोता हूँ, वरना रोज सुबह वही करता हूँ जो आप कह रही हैं। वो उसकी वजाहत पर बेहद खुश नजर आने लगी। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है और रौनक नजर आ रही है। उन्होंने अपने बयान में एक बार फिर तब्दीली की। आप क्या लेंगी? वो अपने चेहरे पर कोई तबसरा नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मौजू बदला। नाश्ता करेंगी? नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ। सुबह 6-7 बजे मैं नाश्ता कर लेती हूँ, 11 साढ़े 11 तो मैं दोपहर का खाना भी खा लेती हूँ। उन्होंने अपने मामलात से आगाह किया। तो फिर दोपहर का खाना खा ले, 10:30 तो हो रहे हैं। नहीं, अभी तो मुझे भूख ही नहीं, तो मेरे पास आकर बैठो, मैं आता हूँ अभी। उनके इनकार के बावजूद किचन में आ गया।
पूरे 6 माह से तुम्हारा इंतजार करी, तुमने एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई, हालांकि वादा किया था तुमने। उसे किचन में उनकी आवाज सुनाई दी। मैं बहुत मसरूफ था अम्मा जी, उसने अपने लिए चाय तैयार करते हुए कहा। लो, ऐसी भी क्या मसरूफियत? अरे बच्चे, मसरूफ वो होते हैं जिनके बीवी बच्चे होते हैं। न तुमने घर बसाया, न तुम घर वालों के साथ रह रहे हो, फिर भी कहते मसरूफ था। वो टोस्टर से स्लाइस निकालते उनकी बात पर मुस्कुराया। अब यही देखो, ये तुम्हारे करने के काम तो नहीं है। उसे चाय के ट्रे लाते देखकर खफगी से बोली। मैं तो कहती हूँ काम मर्द के करने वाले हैं ही नहीं। वो कुछ कहे बगैर मुस्कुराते मेज पर बर्तन रखने लगा। अब देखो, बीवी होती तो ये काम बीवी कर रही होती, मर्द अच्छा लगता ही नहीं ऐसे काम करते हुए। आप ठीक कहती हैं अम्मा जी, मगर अब मजबूरी है, अब बीवी नहीं है तो क्या किया जा सकता है। सालार ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उन्हें उसकी बात पर झटका लगा। एक क्या बात हुई, क्या किया जा सकता है? अरे बच्चे, दुनिया लड़कियों से भरी हुई है, तुम्हारे तो अपने माँ बाप भी हैं, उनसे कहो तुम्हारा रिश्ता तय करें, या तुम चाहो तो मैं कोशिश करूं। सालार को एकदम सूरत हाल की संगीनी का एहसास होने लगा। नहीं नहीं अम्मा जी, अब चाय पी, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। जहाँ तक घर के कामों का ताल्लुक है तो वो तो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर लिया करते थे। लो, अब तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ा गई। आप ये बिस्किट और केक भी। सालार ने मौजू बदलने की कोशिश की। अरे हाँ, जिस काम के लिए मैं आई हूँ तो भूल ही गई। उन्हें अचानक याद है, अपने हाथ में पकड़ा बड़ा सा बैग उन्होंने खोलकर अंदर कुछ तलाश करना शुरू किया। तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है। सालार को चाय पीते बेख्तियार अच्छा लगा। मेरी बहन की? अम्मा जी, मेरी बहन की शादी तो 5 साल पहले हो गई थी। उसने कुछ हक्का बुक्का होते हुए बताया। उतनी देर में अपने बैग से एक कार्ड बरामद कर चुकी थी। अरे मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, आमना की, तुम्हारी बहनी हुई ना। उन्होंने उसके जुमले पर बड़े अफसोस के आलम से देखते हुए कार्ड थमाया। सालार को बेख्तियार हंसी आई। कल तक वो उसे उसकी बीवी बनाने की कोशिश में लगी हुई थी और अब एकदम बहन बना दिया, मगर उसके बावजूद सालार को बेतहाशा इत्मीनान महसूस हुआ। कम अज कम अब उसे उनसे या उनकी बेटी से कोई खतरा नहीं रहा था। बहुत मसरूर सा होकर उसने कार्ड पकड़ लिया। बहुत मुबारक हो, कब हो रही है शादी? उसने कार्ड खोलते हुए कहा। अगले हफ्ते। चले अम्मा जी, आपकी फिक्र तो खत्म हो गई। सालार ने मेरी के बजाय आपकी का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जगह रिश्ता होगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, फिर मैं भी अपने बेटों के पास इंग्लैंड चली जाऊंगी। सालार ने कार्ड पर एक सरसरी सी नजर दौड़ाई। एक कार्ड तुम्हें देने खास तौर पर आई हूँ। इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तुम्हें शादी पर आना है, भाई बनकर रुखसत करना है बहन को। सालार ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए चाय का कप लिया। आप फिक्र न करें, मैं जरूर आऊंगा। वो कप नीचे रखकर स्लाइस पर मक्खन लगाने लगा। ये फुरकान का कार्ड भी लेकर आई हूँ मैं, उसको भी देने जाना है। उन्हें अब फुरकान की याद सताने लगी। फुरकान तो आज भाभी के साथ अपने ससुराल जाना था, अब तक तो निकल चुका होगा। आप मुझे दे दे, मैं उसे दे दूंगा। सालार ने कहा। तुम अगर भूल गए तो? वो मुतमईन नहीं हुई। मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा, मैं फोन पर उससे आपकी बात करा देता हूँ। एकदम खुश हो गई। हाँ, ये ठीक है, तुम फोन पर उससे मेरी बात करा दो। सालार उठकर फोन उसी मेज पर ले आया। फुरकान का मोबाइल नंबर डायल करके उसने स्पीकर ऑन कर दिया और खुद नाश्ता करने लगा। फुरकान, सईदा अम्मा आई हुई है मेरे पास। फुरकान की कॉल रिसीव करने पर उसने बताया। उनसे बात करो। वो खामोश हो गए। अब फुरकान और सईदा अम्मा के दरमियान बात हो रही थी। 10 मिनट बाद जब ये गुफ्तगू खत्म हुई तो सालार नाश्ता कर चुका था। बर्तन किचन में रखते हुए उसे ख्याल आया, आई किसके साथ थे आप? वो बाहर निकल आया है। अपने बेटे के साथ। सईदा अम्मा ने इत्मीनान से कहा। अच्छा, बेटा आ गया आपका? छोटा वाला या बड़ा वाला? सालार ने दिलचस्पी ली। मैं 7 आलम के राशिद की बात कर रही हूँ। सईदा अम्मा ने बेख्तियार बुरा माना। सालार ने गहरा सांस लिया। उसे अंदाजा हो गया था कि सईदा अम्मा के लिए हर लड़का अपना बेटा और हर लड़की अपनी बेटी थी। वो बड़े आराम से रिश्ते घड़ लेती थी। तो वो कहाँ है? सालार ने पूछा। वो चला गया, मोटरसाइकिल पर आई हूँ उसके साथ। आंधी की रफ्तार से चलाई है उसने। 9 बजे बैठी, पूरे 10:30 बजे इधर पहुंचा दिया उसने। मेरी एक नहीं सुनी उसने। सारा रास्ता बार बार यही कहता रहा, आहिस्ता चला रहा हूँ। यहाँ उतारते वक्त कहने लगा, आपके साथ मोटरसाइकिल पर मेरा आखिरी सफर था। दोबारा कहीं लेकर जाना हुआ तो पैदल लेकर जाऊंगा आपको। सालार को हंसी आई। आधा घंटे में तय होने वाले रास्ते को 1.5 घंटे में तय करने वाले की झंझलाहट का वो अंदाजा कर सकता था। बूढ़ों के साथ वक्त गुजारना खासा मुश्किल काम था। ये वो सईदा अम्मा के साथ होने वाली पहली मुलाकात में ही जान गया था। तो वापस कैसे जाएंगी? राशिद लेने आएगा आपको?
हाँ, उसने कहा तो है कि मैच खत्म होने के बाद आपको ले जाऊंगा, अब देखो कब आता है। वो उसे एक बार फिर अपनी बेटी और उसके होने वाले ससुराल के बारे में इत्तलात पहुंचाने लगी। वो मुस्कुराते बड़ी फरमानबरदारी से सुनता रहा। इस किस्म की मालूमात में उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी, मगर सईदा अम्मा अब उसके साथ बैंकिंग के बारे में तो गुफ्तगू नहीं कर सकती थी। उनकी बातें रत्ती भर उसकी समझ में नहीं आ रही थी, मगर वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे वो हर बात समझ रहा है। दोपहर का खाना उसने उनके साथ खाया। उसने उनके सामने फ्रीजर से कुछ निकाल कर गर्म करने की कोशिश नहीं की। वो एक बार फिर शादी की फवाइद और ज़रूरत पर लेक्चर नहीं सुनना चाहता था। उसने एक रेस्टोरेंट फ़ोन करके लंच का ऑर्डर दिया। 1 घंटे के बाद खाना आ गया। खाने के वक्त तक राशिद नहीं आया तो सालार ने उनकी तशवीश को कम करने के लिए कहा, मैं गाड़ी पर छोड़ आता हूँ आपको। वो फौरन तैयार हो गई। हाँ, ये ठीक है, इस तरह तुम मेरा घर भी देख लोगे। अम्मा जी, मैं आपका घर जानता हूँ। सालार ने कार की चाबी तलाश करते हुए उन्हें याद दिलाया। आधा घंटे के बाद उस गली में था जहाँ सैयदा अम्मा का घर था। वो गाड़ी से उतरकर उन्हें अंदर गली में दरवाजे तक छोड़ गया। उन्होंने उसे अंदर आने की दावत दी जिसे उसने शुक्रिया के साथ रद्द कर दिया। आज नहीं, आज बहुत काम है, अपनी बात कहकर पछताया। बच्चे इसीलिए कहते हैं शादी कर लो, बीवी होगी तो खुद सारे काम देखेगी, तुम कहीं आ जा सकोगे। अभी कोई जिंदगी की छुट्टी के दिन भी घर के काम लेकर बैठे रहो। उन्होंने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा। जी, आप ठीक कह रहे, अब मैं जाऊं? उसने कमाल फरमानबरदारी का मुजाहिरा करते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ ठीक है, जाओ, मगर याद रखना शादी पर जरूर आना। फुरकान से भी एक बार फिर कह देना कि वो भी आया और उसको कार्ड जरूर पहुंचा देना। साला ने उनके दरवाजे पर लगी हुई डोरबेल बजाए खुदाफिज कहते हुए पलटा। अपने पीछे उससे दरवाजे खुलने की आवाज सुनी। सईदा अम्मा अब अपनी बेटी से कुछ कह रही थी। फिर क्या प्रोग्राम है, चलोगे? फुरकान ने अगले दिन शाम को उसे कार्ड लेते हुए कहा, नहीं, मैं तो इस वीकेंड पर कराची जा रहा हूँ IBA के एक सेमिनार के लिए। इतवार को मेरी वापसी होगी, मैं तो आकर बस सोऊंगा। नथिंग एल्स, तुम चले जाना, मैं लिफाफा दे दूंगा और तुम मेरी तरफ से माजरत करते हुए दे देना, सालार ने कहा। कितने अफसोस की बात है सालार, खुद कार्ड देकर गई, इतनी मोहब्बत से बुलाया है। फुरकान ने कहा, जानता हूँ, लेकिन मैं इधर जाकर वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। हम बस थोड़ी देर बैठेंगे फिर आ जाएंगे। फुरकान, मेरी वापसी कंफर्म नहीं है, हो सकता है मैं इतवार को आ ही न सकूँ या इतवार की रात को आऊँ। बेहद फजूल आदमी हो तुम, वो बड़ी मायूस होंगी। कुछ नहीं होगा, मेरे न होने से उनकी बेटी की शादी तो नहीं रुक जाएगी। हो सकता है उन्हें पहले ही मेरे न आने का अंदाजा हो, और वैसे भी फुरकान, तुम और मैं कोई इतने अहम मेहमान नहीं है। सालार ने लापरवाही से कहा, बहरहाल मैं और मेरी बीवी तो जाएंगे, चाहे हम कम अहम मेहमान ही क्यों ना हो। फुरकान ने नाराजी से कहा, मैंने कब रोका है, जरूर जाओ, तुम्हें जाना भी चाहिए। सईदा अम्मा के साथ तुम्हारी मुझसे ज्यादा बेतकल्लुफी और दोस्ती है, सालार ने कहा। मगर सईदा अम्मा को मेरे बजाय तुम्हारा ज्यादा ख्याल रहता है, फुरकान ने जताया। वो मरवत होती है, सालार इसकी बात को संजीदगी से लिए बगैर कहा। जो भी होता है, बहरहाल तुम्हारा ख्याल तो होता है उन्हें। चलो और कुछ नहीं तो डॉक्टर सब्ताली की अजीजा समझ कर तुम उनके यहाँ चले जाओ। फुरकान ने कर हरबा आजमाया। डॉक्टर साहब तो खुद यहाँ नहीं है, वो तो खुद शादी में शिरकत नहीं कर रहे, और अगर वो यहाँ होते भी तो कम अज कम मुझे तुम्हारी तरह मजबूर नहीं करते। अच्छा, मैं भी नहीं करता तुम्हें मजबूर, नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, फुरकान ने कहा। सालार एक बार फिर अपने लैपटॉप के साथ मसरूफ हो चुका था। वो एक और वसी सब्जाजार था जहाँ वो दोनों मौजूद थे। वसी खुले सब्जाजार में दरख्त थे, मगर ज्यादा बुलंद नहीं। खूबसूरत फूलदार झाड़ियाँ थी, चारों तरफ खामोशी थी। वो दोनों किसी दरख्त के साए में बैठने के बजाय एक फूलदार झाड़ी के करीब धूप में बैठे थे। इमाम अपनी घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे हुए बैठी थी और वो घास पर चत लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। उन दोनों के जूते कुछ फासले पर पड़े हुए थे। इमामा ने इस बार खूबसूरत सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी। उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। इमामा उससे कुछ कहते हुए दूर किसी चीज़ को देख रही थी। उसने लेटे लेटे उसकी चादर के पल्लों से अपने चेहरे को ढांप लिया, यूं जैसे धूप की शुआओं से आंखों को बचाना चाहता हो। उसकी चादर ने उसे अजीब सा सुकून और सरसरी दी थी। इमामा ने चादर के सरे को उसके चेहरे से हटाने या खींचने की कोशिश नहीं की। धूप उसके जिस्म को तरावट बख्श रही थी। आंखें बंद के अपने चेहरे पर मौजूद चादर के लमस को महसूस कर रहा था। वो नींद उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। सालार ने एकदम आंखें खोल दी। अपने बेड पर छत लेटा हुआ था। किसी चीज ने उसकी नींद को तोड़ दिया था। वो आंखें खोले कुछ देर बेयकीनी से अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखता रहा। ये वो जगह नहीं थी जहाँ उसे होना चाहिए था। एक और ख्वाब, एक और इल्विजन। उसने आंखें बंद कर ली और तब उसको
उस मोबाइल फ़ोन की आवाज़ से मतवजा किया जो मुसलसल उसके सरहाने बज रहा था। ये फ़ोन ही था जो उसे इस ख्वाब से बाहर ले आया था। कदरे झंझलाते हुए लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर उसने मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ फुरकान था। कहाँ थे सालार? कब से फ़ोन कर रहा हूँ, अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? फुरकान ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा, मैं सो रहा था। सालार ने कर उठकर बेड पर बैठ गया। उसकी नज़र पहली बार घड़ी पर पड़ी जो 4 बजा रही थी। तुम फौरन सैदा माँ के यहाँ चले आओ। दूसरी तरफ से फुरकान ने कहा, क्यों? मैंने तुम्हें बताया था। मैं तो फुरकान ने उसकी बात काट दी। मैं जानता हूँ तुमने मुझे क्या बताया था, मगर यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है। कैसी इमरजेंसी? सालार को तशवीश हुई। तुम यहाँ आओगे तो पता चल जाएगा। तुम फौरन यहाँ पहुँचो, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। फुरकान ने फ़ोन बंद कर दिया। सालार कुछ परेशानी के आलम में फ़ोन को देखता रहा। फुरकान की आवाज़ से उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो परेशान था, मगर सैदा अम्मा के यहाँ परेशानी की नौयत क्या हो सकती थी? 15 मिनट में कपड़े तब्दील करने के बाद गाड़ी में था। फुरकान की अगली कॉल उसने कार में रिसीव की। तुम कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे परेशान कर दिया तुमने, सालार ने उससे कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम इधर ही आ रहे हो। यहाँ आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं फ़ोन पर तफसीली बात नहीं कर सकता। फुरकान ने एक बार फिर फ़ोन बंद कर दिया। तेज़ रफ्तार से ड्राइव करते उसने आधे घंटे का सफ़र तकरीबन 20 मिनट में तय किया। फुरकान उसे सैदा अम्मा के घर के बाहर ही मिल गया। सालार का ख्याल था कि सैदा अम्मा के यहाँ उस वक्त बहुत चहल पहल होगी, मगर ऐसा नहीं था। वहाँ दूर दूर तक किसी बारात के आसार नहीं थे। फुरकान के साथ बैरूनी दरवाजे के बाईं तरफ बने हुए एक पुरानी तर्ज के ड्राइंग रूम में आ गया। आखिर हुआ क्या जो तुम्हें मुझे इस तरह बुलाना पड़ गया? सालार अब उलझ रहा था। सईदा अमर उनकी बेटी के साथ एक मसला हो गया है। फुरकान इसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। वो बेहद संजीदा था। कैसा मसला? जिस लड़की से उनकी बेटी की शादी हो रही थी, उस लड़के ने कहीं और अपनी मर्जी से शादी कर ली। माय गुडनेस, सालार के मुंह से बेख्तियार निकला। उन लोगों ने अभी कुछ देर पहले सईदा अम्मा को ये सब फोन पर बताकर उनसे माजरत की है। वो लोग अब बारात नहीं ला रहे। मैं अभी कुछ देर पहले उन लोगों के यहाँ गया हुआ था, मगर वो लोग वाकई मजबूर हैं। उन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं, वो कहाँ है। उस लड़के ने भी उन्हें सिर्फ फोन पर उसकी इत्तला दी। फुरकान तफसील बताने लगा। अगर वो लड़का शादी नहीं करना चाहता तो उसे बहुत पहले ही माँ बाप को साफ साफ बता देना चाहिए था। भागकर शादी कर लेने की हिम्मत थी तो माँ बाप को पहले शादी से इनकार कर देने की भी हिम्मत होनी चाहिए थी। सालार ने नापसंदीदी से कहा। सईदा अम्मा के बेटों को इस वक्त यहाँ होना चाहिए तो उस मामले को हैंडल कर सकते थे, लेकिन अब वो नहीं है तो किसी न किसी के तो सब कुछ देखना है। सईदा अम्मा की कोई और करीबी रिश्तेदार नहीं है? सालार ने पूछा। नहीं, मैंने अभी कुछ देर पहले डॉक्टर सब्ताली साहब से बात की है फ़ोन पर, फुरकान ने उससे बताया। लेकिन डॉक्टर साहब भी फौरी तौर पर तो कुछ नहीं कर सकेंगे, यहाँ होते तो और बात थी, सालार ने कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी फ़ोन पर उससे बात कराऊं। फुरकान की आवाज़ इस बार कुछ धीमी थी। मेरी बात? लेकिन किस लिए? सालार कुछ हैरान हुआ। उनका ख्याल है कि इस वक्त तुम सईदा अम्मा की मदद कर सकती हो। मैं? सालार ने चौंक कर कहा। मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ? आमना से शादी करके। सालार दम खुद पलके चिपकाए बगैर से देखता रहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उसने बमुश्किल फुरकान से कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। सालार का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो? एक झटके से उठ खड़ा हुआ। फुरकान बर्क रफ्तारी से उठकर उसके रास्ते में हाइल हो गया। क्या सोचकर तुमने ये बात कही? सालार अपनी आवाज़ पर काबू नहीं रख सका। मैंने सब तुमसे डॉक्टर साहब के कहने पर कहा। सालार के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तुमने उन्हें मेरा नाम क्यों दिया? मैंने नहीं दिया सालार, उन्होंने खुद तुम्हारा नाम लिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे दरख्वास्त करूं कि मैं इस वक्त सईदा अम्मा की बेटे से शादी करके उसकी मदद करूं। किसी ने सालार की पैरों के नीचे से जमीन खींची थी, आसमान से आसमान। उसे अंदाजा नहीं हुआ। वो पलट कर वापस सोफे पर बैठ गया। मैं शादीशुदा हूँ फुरकान, तुमने उन्हें बताया? हाँ, मैं उन्हें बता दिया था कि तुमने कई साल पहले एक लड़की से निकाह किया था, मगर फिर वो लड़की दोबारा तुम्हें नहीं मिली। फिर उसके बावजूद यही चाहते कि तुम आमना से शादी कर लो। फुरकान, मैं वो बात करते करते रुक गया। और इमामा, उसका क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी में इमामा कहीं नहीं है। इतने साल में कौन जानता है वो कहाँ है भी कि नहीं? फुरकान, सालार ने तरशी से उसकी बात काटी। इस बात को रहने दो कि है या नहीं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर कल इमामा आ जाती हो तो क्या होगा? तुम ये बात डॉक्टर साहब से कहो। फुरकान ने कहा। नहीं, तुम्हें सब कुछ सईदा अम्मा को बताओ। ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक ऐसे शख्स को कबूल कर लेती जिसने कहीं और शादी की है। वो अगर बारात लेकर आ जाता तो शायद ये भी हो जाता। मसला तो ये है कि वो आमना से दूसरी शादी पर भी तैयार नहीं है। उसे ढूंढा जा सकता है। हाँ, ढूंढा जा सकता है, मगर एक काम उस वक्त नहीं हो सकता।
डॉक्टर साहब ने आमना के लिए गलत इंतखाब किया है। मैं आमना को क्या दे सकता हूँ? मैं तो उस आदमी से भी बदतर हूँ जो अभी उसे छोड़ गया है, सालार ने बेचारगी से कहा। सालार, नहीं, इस वक्त किसी की ज़रूरत है। ज़रूरत के वक्त सिर्फ वही आदमी सबसे पहले जहन में आता है जो सबसे ज़्यादा काबिल एतबार हो। तुम जिंदगी में इतने बहुत से लोगों की मदद करते आ रहे हो, क्या डॉक्टर सब्ताली साहब की मदद नहीं कर सकते? मैंने लोगों की पैसे से मदद की है। डॉक्टर साहब मुझसे पैसा नहीं मांग रहे। इससे पहले कि फुरकान कुछ कहता, उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने नंबर देखकर मोबाइल सालार की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर साहब की कॉल आ रही है। सालार ने सते हुए चेहरे के साथ मोबाइल पकड़ लिया। वहाँ बैठी मोबाइल कान से लगाए सालार को पहली बार एहसास हो रहा था कि जिंदगी में हर बात हर शख्स से नहीं कही जा सकती, और जो कुछ फुरकान से कह सकता था उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था, उन्हें दलाइल दे सकता था, न बहाने बना सकता था। उन्होंने मखसूस नरम लहजे में उससे दरख्वास्त की थी, अगर आप अपने वालिदैन से इजाज़त ले सके तो आमना से शादी कर लें। वो मेरी बेटी जैसी, आप समझे, मैं अपनी बेटी के लिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, उसने मध्यम आवाज़ में उनसे कहा। आप मुझसे दरख्वास्त न करें, आप मुझे हुक्म दें, उसने खुद को कहते पाया। फुरकान तकरीबन 10 मिनट के बाद अंदर आया। सालार मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़े गुमसुम फर्श पर नजरें जमाए हुए था। डॉक्टर साहब से बात हो गई तुम्हारी? फुरकान ने उसके बिलमकाबिले कुर्सी पर बैठे मध्यम आवाज़ में उससे पूछा। सालार ने सर उठाकर उसे देखा, फिर कुछ कहे बगैर सेंटर टेबल पर उसका मोबाइल रख दिया। मैं रुखसती अभी नहीं कराऊंगा, बस निकाह काफ़ी है, उसने चंद लम्हों बाद कहा। वो अपने हाथों की लकीरों को देख रहा था। फुरकान को बेख्तियार उस पर तरस आया। वो मुकद्दर का शिकार होने वाला पहला इंसान नहीं था। सड़क पर गहमा गहमी न होने के बराबर थी। रात बहुत तेजी से गुजरती जा रही थी। गहरी धुंध एक बार फिर हर चीज़ को अपने हिसाब में ले रही थी। सड़क पर जलने वाली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी धुंध को चीरते हुए उस बालकनी की तारीकी को दूर करने की कोशिश कर रही थी, जहां मंडेर के पास एक स्टूल पर सालार बैठा हुआ था। मंडेर पर उसके सामने काफ़ी का एक मग पड़ा हुआ था, जिसमें से उठने वाली गर्म भाप धुंध के पस मंजर में अजीब सी शक्लें बनाने में मसरूफ थी। और वो सीने पर दोनों हाथ लपेटे एक टिक नीचे सुनसान सड़क को देख रहा था, जो धुंध के उस गिलाफ में बहुत अजीब नजर आ रही थी। रात के 10 बज रहे थे और वो चंद मिनट पहले ही घर पहुंचा था। सैदा माँ के घर निकाह के बाद वहाँ रुका नहीं था। उससे वहाँ अजीब सी वहशत हो रही थी। वो गाड़ी लेकर बेमकसद शाम से रात तक सड़कों पर फिरता रहा। उसका मोबाइल ऑफ था। बैरूनी दुनिया से उस वक्त कोई राब्ता नहीं करना चाहता था। मोबाइल ऑन होता तो फुरकान उससे राब्ता करता, बहुत सी वजाहतें देने की कोशिश करता, या डॉक्टर सब्ताली राब्ता करते, उसका शुक्रिया अदा करना चाहते, और ये दोनों चीज़ें नहीं चाहता था। वो उस वक्त मुकम्मल खामोशी चाहता था। उठती भाप को देखते उसने एक बार फिर चंद घंटे पहले के वाक़यात के बारे में सोचा। सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था। काश ख्वाब ही होता। उसे वहाँ बैठे कई माह पहले हरम पाक में मांगी जाने वाली दुआ याद आई। तो क्या उसे मेरी ज़िंदगी से निकाल देने का फैसला हुआ है? उसने तकलीफ से सोचा। तो फिर ये अजियत भी तो ख़त्म होनी चाहिए। मैंने उस अजियत से रिहाई भी तो मांगी थी। मैंने उसकी यादों से फरार भी तो चाहा था। उसने मंडेर पर रखा गर्म काफ़ी का कप अपने सर्द हाथों में थाम लिया। तो इमामा हाशिम, बिलाखिर तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल गई। उसने कॉफ़ी की तलखी अपने अंदर उतार दी। और अब क्या मैं पछताऊँ कि काश मैं कभी सईदा अम्मा को उस सड़क पर न देख पाता, या मैं उनको लिफ्ट न देता, उनका घर मिल जाता और मैं उन्हें वहाँ ड्रॉप करके आ जाता, उनको अपने घर न लाता, न रॉबित बढ़ते, न उस शादी पर मुझे बुलाती, या फिर काश मैं आज कराची में ही न होता, या होता ही नहीं, या मैं मोबाइल ऑफ करके सोता, फ़ोन का रिसीवर रख देता, फुरकान की कॉल रिसीव ही न करते, या फिर काश मैं डॉक्टर सब्ताली को न जानता होता कि उनके कहने पर मुझे मजबूर न होना पड़ता, या फिर शायद मुझे ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि इमामा मेरे लिए नहीं है। उसने कॉफ़ी का मग दोबारा मुंडेर पर रख दिया। उसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे, फिर जैसे कोई ख्याल आने पर अपना वॉलेट निकाल लिया। वॉलेट की एक जेब से उसने एक तहशुदा कागज़ निकाल कर खोल लिया। डियर अंकल सिकंदर, मुझे आपके बेटे की मौत के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मेरी वजह से आप लोगों को चंद साल बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। मुझे सालार को कुछ रकम अदा करनी थी और मैं आपको भिजवा रही हूँ। खुदा हाफिज़, इमामा हाशिम। उसने 9 माह में कितनी बार उस कागज़ को पढ़ा था उसे याद नहीं था। उस कागज़ को छूते हुए उसे इस कागज़ में इमामा का लमस महसूस होता था। उसके हाथ से लिखा हुआ अपना नाम, कागज़ पर तहरीर, उन चंद जुमलों में उसके लिए कोई अपनायत नहीं थी। वो
ये भी जानता था कि इमामा को उसकी मौत की खबर पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ था। वो खबर उसके लिए 2.5 साल बाद रिहाई का पैगाम बनकर आई थी। उसे कैसे अफसोस हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो चंद जुमले इसलिए बहुत अहम हो गए थे। उसने कागज पर लिखे जुमला पर अपनी उंगलियां फेरी। उसने आखिर में लिखी इमामा हाशिम के नाम को छुआ, फिर कागज को दोबारा उसी तरह तय करके वॉलेट में रख लिया। मुंडेर पर कॉफी का मग सर्द हो चुका था। सालार ने ठंडी कॉफी के बाकी मग को एक घूंट में अपने अंदर उंडेल लिया। डॉक्टर सब्ताली एक हफ्ते तक लंदन से वापस पाकिस्तान पहुंच रहे थे और उनसे उनका इंतजार था। इमामा हाशिम के बारे में जो कुछ वो इतने सालों से उन्हें नहीं बता सका था, वो उन्हें अब बताना चाहता था। अपने मासी के बारे में जो कुछ वो उन्हें नहीं बता पाया था, अब वो उनसे कह देना चाहता था। उसे परवाह नहीं थी उसके बारे में क्या सोचेंगे। रमज़ान की 4 तारीख थी जब डॉक्टर सब्ताली वापस आ गई थी। और रात को काफ़ी देर से आए थे और सालार ने सब उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा था और रात को उनके पास पहले की तरह जाना चाहता था। मगर दोपहर को खिलाफ तवक्का बैंक में उनका फ़ोन आ गया। सालार के निकाह के बाद उनका सालार से तीसरा रब्ता था। वो कुछ देर इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करते रहे, फिर उन्होंने उससे कहा, सालार आप आज रात को ना आए, शाम को आ जाए, इफ्तारी मेरे साथ करें। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, सालार ने हामी भरते हुए कहा। कुछ देर उनके दरमियान मजीद गुफ्तगू होती रही, फिर डॉक्टर सब्ताली ने फ़ोन बंद कर दिया। उस दिन बैंक से कुछ जल्दी निकल आया। अपने फ्लैट पर कपड़े तब्दील करने के बाद जब उनके पास पहुंचा उस वक्त इफ्तारी में घंटा बाकी था। डॉक्टर सब्ताली का मुलाजिम उसे इज्तिमा वाले बैरूनी कमरे के बजाय सीधा अंदर लॉन्च में ले आया था। डॉक्टर सब्ताली ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उससे बगलगीर होने के बाद बड़ी मोहब्बत के साथ उसका माथा चूमा। पहले आप एक दोस्त की हैसियत से यहाँ आते थे, आज आप घर का एक फर्द बनकर यहाँ आए हैं। वो जानता था उनका इशारा किस तरफ था। आइए बैठिए। वो उसे बैठने का इशारा करते खुद दूसरे सोफे पर बैठ गई। बहुत मुबारक हो, अब तो आप भी घर वाले हो गए। सालार ने खामोश नजर और फीकी मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखा। मुस्कुरा रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी शादी आमना से हुई है। वो मेरे लिए मेरी चौथी बेटी की तरह और उस रिश्ते से आप भी मेरे दामाद हैं। सालार ने नजरें झुका ली। उसकी जिंदगी में इमामा हाशिम का बाब न लिखा होता तो शायद उनके मुंह से ये जुमला सुनकर अपने आप पर फख्र करता, मगर सारा फर्क इमामा हाशिम थी। सारा फर्क वही एक लड़की पैदा कर रही थी, वो जो थी और नहीं थी। डॉक्टर सब्ताली कुछ देर उसे देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, आप इतने सालों से मेरे पास आ रहे, आपने कभी मुझे नहीं बताया कि आप निकाह कर चुके, तब भी नहीं जब 1-2 बार आपसे शादी का जिक्र हुआ। सालार ने सिर उठाकर उन्हें देखा। मैं आपको बताना चाहता था, मगर वो बात करते करते चुप हो गया। सब कुछ इतना अजीब था कि मैं आपको क्या बताता। उसने दिल में कहा, कब हुआ था आपका निकाह? डॉक्टर सब्ताली धीमे लहजे में पूछ रहे थे। 8.5 साल पहले, तब मैं 21 साल का था। उसने किसी शिकस्त को दमामुल की तरह कहा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सब कुछ बताता गया। डॉक्टर सब्ताली ने एक बार फिर उसे नहीं टोका था। उसके खामोश होने के बाद भी बहुत देर तक वो चुप रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने उससे कहा था, आमना बहुत अच्छी लड़की और खुशकिस्मत है कि उसे एक सालिहा मर्द मिला है। उनकी बात सालार को एक चाबुक की तरह लगी। सालिहा? मैं सालिहा मर्द नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो असवरुल साफिलीन हूँ। आप मुझे जानते होते तो मेरे लिए कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल न करते, न उस लड़की के लिए मेरा इंतखाब करते जिसे आप अपनी बेटी की तरह समझते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर ज़माने जाहिलियत से ज़रूर गुजरते हैं। बास गुजर जाते, बास सारी ज़िंदगी उसी ज़माने में गुजार देते। आप उसमें से गुजर चुके। आपका पछतावा बता रहा है कि आप गुजर चुके। मैं आपको पछतावे से रखूंगा न तौबा और दुआ से। आप पर फर्ज है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी करें, मगर इसके साथ साथ ये शुक्र भी अदा करें कि आप नफ्स की तमाम बीमारियों से छुटकारा पा चुके हैं। अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर दोज़ख का तस्वर आपको डराता है, अगर आप अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं जिस तरह करनी चाहिए, अगर नेकी आपको अपनी तरफ रागिब करते और बुराई से आप रुक जाते हैं, तो फिर आप सालिया हैं। कुछ सौलिया होती, कुछ सौलिया बनते। सौलिया होना खुशकिस्मती की बात है। सौलिया बनना 2 धारी तलवार पर चलने के बराबर है। इसमें ज़्यादा वक्त लगता है, उसमें ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। मैं अब भी यही कहता हूँ कि आप सौलिया हैं, क्योंकि आप सालिया बने हैं। अल्लाह आपसे बड़े काम लेगा। सालार की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने एक बार फिर इमामा हाशिम के बारे में कुछ नहीं पूछा था, कुछ नहीं कहा था। क्या इसका मतलब था कि वो हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से निकल गई? क्या इसका मतलब था कि वो आइंदा भी कभी उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी? उसे अपनी ज़िंदगी आमना के साथ ही गुजारना पड़ेगी? उसका दिल डूबा। और डॉक्टर साहब के मुंह से इमामा के हवाले से कोई तसल्ली, कोई दिलासा, कोई उम्मीद चाहता था। डॉक्टर साहब खामोश थे, चुपचाप उन्हें देखता रहा।
मैं आपके लिए और आमना के लिए बहुत दुआ करूँगा, बल्कि मैं बहुत दुआ करके आया हूँ खाना काबा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो लंदन से वापसी पर उम्रा करके आए थे। सालार ने सर झुका लिया। दूर अजान की आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम इफ्तारी के लिए मेज़ तैयार कर रहा था। उसने बोझल दिल के साथ डॉक्टर सब्त अली के साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार के फिर वो और डॉक्टर सब्त अली नमाज पढ़ने के लिए करीबी मस्जिद में चले गई। वहाँ से वापसी पर उसने डॉक्टर सब्त अली के यहाँ खाना खाया, फिर अपने फ्लैट पर वापस आ गया। कल मेरे साथ सईदा अम्मा के यहाँ चल सकते हो? उसने डॉक्टर सब्ताली के घर से वापसी के बाद 10 बजे के करीब फुरकान को फ़ोन किया। फुरकान हॉस्पिटल में था, उसकी नाइट ड्यूटी थी। हाँ, क्यों नहीं, कोई ख़ास काम है? मैं आमना से कुछ बातें करना चाहता हूँ। फुरकान कुछ देर बोल नहीं सका। सालार का लहजा बहुत हमवार था। वहाँ किसी तलखी के कोई आसार नहीं थे। कैसी बातें? कोई तशवीशनाक बात नहीं है, सालार ने जैसे उसे तसल्ली दी। फिर भी फुरकान इसरार किया। तुम फिर इमामा के बारे में बात करना चाहते हो? तुम पहले मुझे ये बताओ कि मेरे साथ चलोगे? साला ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय पूछा। हाँ, चलूँगा। तो फिर मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा कि मुझे उससे क्या बात करनी। उससे पहले कि फुरकान कुछ कहता, फ़ोन बंद हो गया। तुम मुझसे इमामा के बारे में बात करना चाहते हो? फुरकान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए सालार से पूछा। नहीं, सिर्फ इमामा के बारे में नहीं, और भी बहुत सी बातें जो मैं करना चाहता हूँ। फॉर गॉड सेक सालार, घड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करो, फुरकान ने नाराज़ी से कहा। उसको मेरी तरजीहात और मकासद का पता होना चाहिए। अब उसे सारी जिंदगी गुजारनी है मेरे साथ। साला ने उसकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर कहा। पता चल जाएगा उसे, समझदार लड़की है वो, और अगर कुछ बताना ही है तो घर लाकर बताना। वहाँ पेंडोरा बॉक्स खोलकर मत बैठना। घर लाकर बताने का क्या फ़ायदा जब उसके पास वापसी का कोई रास्ता ही न हो। मैं चाहता हूँ वो मेरी बातों को सुने, समझे, सोचे और फिर कोई फैसला करे। अब कोई फैसला नहीं कर सकती हो। तुम्हारा और उसका निकाह हो चुका है, रुखसती तो नहीं हुई। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? अगर उसको मेरी बात पर एतराज हुआ तो वो इस रिश्ते के बारे में नजरसानी कर सकती है, सालार ने संजीदगी से कहा। फुरकान ने चुपती हुई नजरों से उसे देखा। और इस नजरसानी के लिए तुम किस तरह के हकाइक और दलाइल पेश करने वाले हो उसके सामने? मैं उसे सिर्फ चंद बातें बताना चाहता हूँ जिसका जानना उसके लिए जरूरी है, सालार ने दो टोक अंदाज में कहा। वो डॉक्टर सब्ताली के रिश्तेदार है, मैं उस हवाले से उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझसे नहीं कहा होता तो रिश्ता कायम भी नहीं होता, लेकिन फुरकान ने उसकी बात काट दी। ठीक है, तुम मुझसे जो कहना है कह लेना, लेकिन इमामा के जिक्र को जरा कम ही रखना, क्योंकि वो अगर किसी बात से हट हुई तो वो यही बात होगी। बाकी चीज़ों की परवाह वो शायद न करे। आफ्टर ऑल, दूसरी बीवी होना या कहलाना आसान नहीं होता। फुरकान ने उसे समझाने की कोशिश की। और मैं चाहता हूँ ये बात महसूस करे, सोचे उसके बारे में। अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम कहते हो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक है उसका। फुरकान ने एक बार फिर उसकी बात काटी। खत्म करो इस मौजू को सालार। तुमको उससे जो कुछ कहना है, उससे जो समझा रहे जाकर कह लेना। मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ, सालार ने कहा। मैं सईदा अम्मा से कह दूंगा, तुम्हें अकेले में उससे बात करा देंगे। फुरकान इसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा। वो आध घंटे में सईदा अम्मा के यहाँ पहुँच गए। दरवाजा सईदा अम्मा ने ही खोला था। सालार और फुरकान को देखकर वो जैसे खुशी से बेहाल हो गई थी। उन दोनों को उसी बैठकनुमा कमरे में ले गई। सईदा अम्मा, सालार आमना से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता है, फुरकान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। सईदा अम्मा कुछ उलझी। कैसी बातें? वो अब सालार की तरफ देख रही थी, जो खुद भी बैठने के बजाय फुरकान के साथ ही खड़ा था। है चंद बातें जो उससे करना चाहता है, मगर परेशानी वाली कोई बात ही। फुरकान ने उन्हें तसल्ली दी। सईदा अम्मा एक बार फिर सालार को देखने लगी। उसने नजरें चुरा ली। अच्छा, फिर तुम मेरे साथ आ जाओ बेटा, आमना अंदर है, इधर आकर उससे मिल लो। सईदा अम्मा कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। सालार ने एक नजर फुरकान को देखा, फिर वो खुद भी सईदा अम्मा के पीछे चला गया। बैठक बैरी ने दरवाजे के बाएं जानिब थी। दाएं जानिब ऊपर जाने वाली सीढ़ियां थी। बैरी ने दरवाजे से कुछ आगे बिल्कुल सामने कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद लकड़ी का एक और पुरानी तर्ज का बहुत बड़ा दरवाजा था, जो इस वक्त खुला हुआ था। वहां सुर्ख ईंटों का बड़ा वसी सहन नजर आ रहा था। सईदा अम्मा का रुख उन्हीं सीढ़ियों की तरफ था। सालार उनसे कुछ फासले पर था। सईदा अम्मा अब सीढ़ियां चढ़ रही थी। वो जब सीढ़ियां चढ़कर सहन में दाखिल हो गए तो सालार भी कुछ झिझकता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। वसी सुर्ख ईंटों के सहन के दोनों अतराफ दीवारों के साथ क्यारियां बनाई गई थी, जिनमें लगे हुए सब्ज पौधे और बेलें सुर्ख ईंटों से बनी हुई दीवारों के बैकग्राउंड में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सहन के एक हिस्से में धूप थी और दिन के उस हिस्से में भी वो धूप बेहद तेज थी। धूप ने सुर्ख रंग को कुछ और नुमाया कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर सालार ने सहन में कदम रख दिया और वो ठिठक कर रुक गया। सहन के धूप वाले हिस्से में रखी चारपाई के सामने एक लड़की खड़ी थी। वो
शायद अभी चारपाई से उतरी थी। उसकी पुश्त सालार की तरफ थी। वो सफ़ेद कुर्ते और सियाह सलवार में मलबूस थी और नहा कर निकली थी। उसकी कमर से कुछ ऊपर उसके सियाह गीले बाल लट्ठों की सूरत में उसके पुश्त पर बिखरे हुए थे। उसका सफ़ेद दुपट्टा चारपाई पर पड़ा हुआ था। वो अपने कुर्ते की आस्तीनों को कहियों तक फोल्ड करते हुए सालार की तरफ मुड़ी। सालार सांस नहीं ले सका। उसने जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, या फिर उसे इस लड़की से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं लगा था। वो यकीनन आमना थी। उसके घर में आमना के अलावा और कौन हो सकता था। वो आगे नहीं बढ़ सका, उससे नजरें नहीं हटा सका। किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में लिया था। धड़कन रुकी थी या रवां वो जा नहीं सका। उसके और आमना के दरमियान बहुत फासला था। आस्तीन मोड़ते आमना की पहली नजर सईदा अम्मा पर पड़ी। सालार बेटा आया है। सईदा अम्मा बहुत आगे बढ़ आई थी। आमना ने गर्दन को तिरछा करते हुए सहन के दरवाजे की तरफ देखा। सालार ने उसे भी टिटकते देखा। फिर वो मुड़ी। उसकी पुश्त एक बार फिर सालार की तरफ थी। सालार ने उसे झुकते और चारपाई से दुपट्टा उठाते देखा। वो दुपट्टे को सीने पर फैलाते उसने उसकी पल्लों के साथ अपने सर और पुश्त को भी ढांप लिया था। सालार उसकी पुश्त पर बिखरे बाल नहीं देख सकता था, मगर उसे आमना के इत्मीनान ने हैरान किया था। वहाँ कोई घबराहट, कोई जल्दी, कोई हैरानी नहीं थी। सईदा अम्मा ने मुड़कर सालार को देखा। फिर उसे दरवाजे में खड़े देख उन्होंने कहा, अरे बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। आमना ने दुपट्टा ओढ़ने के बाद मुड़कर उसे एक बार फिर देखा तो वो अभी उसे ही देख रहा था, पलके झपकाए बगैर दम बखुद बेहिस्सो हरकत। आमना के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। अब आगे गया था। ये आमना है मेरी बेटी। सईदा अम्मा ने उसके करीब आने पर तारुफ कराया। अस्सलाम वालेकुम। सालार ने आमना को कहते सुना। वो कुछ बोल नहीं सका। वो उससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी। उसे देखना मुश्किल हो गया था। वो नर्वस हो रहा था। आमना ने उसकी घबराहट को महसूस कर लिया था। सालार तुमसे कुछ बातें करना चाहता है, सईदा अम्मा ने आमना को बताया। आमना ने एक बार फिर सालार को देखा। दोनों की नजरें मिली। दोनों ने बेवकूफ नजरें चुराई। आमना ने सईदा अम्मा को देखा और सालार ने आमना की कलाइयों तक मेहंदी के नक्श व निगार से भरे हाथों को। एकदम उसे लगा कि उस लड़की से कुछ नहीं कह सकता। सालार बेटा, अंदर कमरे में चलते हैं, वहाँ तुम इत्मीनान से आमना से बात कर लेना। सईदा अम्मा ने इस बार सालार को मुखातिब किया। सईदा अम्मा कहते हुए अंदर बरामदे की तरफ बढ़े। सालार ने आमना को सर झुकाए उनकी पैरवी करते देखा। वो वहीं खड़ा उसे अंदर जाता देखता रहा। सईदा अम्मा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। आमना ने दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़ते मुड़ते उसे देखा। सालार ने बर्क रफ्तारी से नजरें चुका ली। आमना ने मुड़कर उसे देखा। फिर शायद वो हैरान हुई, सालार अंदर क्यों नहीं आ रहा था। सालार ने उसकी तरफ देखे बगैर सर झुकाए कदम आगे बढ़ा दिए। आमना कुछ मुतमईन होकर मुड़कर कमरे में दाखिल हो गई। सालार जब कमरे में दाखिल हुआ तो सईदा अम्मा पहले कुर्सी पर बैठ चुकी थी। आमना लाइट ऑन कर रही थी। सालार को धूप से अंदर आकर खनकी का एहसास हुआ। बैठो बेटा, सईदा अम्मा ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा। सालार कुर्सी पर बैठ गया। आमना लाइट ऑन करने के बाद उससे कुछ फासले पर उनके बिलमुकाबिले काउच पर बैठ गई। सालार मुंतजर था कि सईदा अम्मा को चंद लम्हों में वहाँ से उठकर चली जाएंगी। फुरकान ने वाज़िया तौर पर उन्हें बताया था कि उससे तन्हाई में बात करना चाहता था, मगर चंद लम्हों के बाद सालार को अंदाज़ा हो गया कि उसका इंतज़ार बेकार था। वो शायद भूल गई थी कि सालार तन्हाई में आमना से मिलना चाहता था, या फिर उनका ये ख्याल था कि वो तन्हाई सिर्फ फुरकान की अदम मौजूदगी के लिए थी। सालार ने उन्हें उसमें शामिल नहीं किया होगा, या फिर वह भी सालार को इतना काबिल एतबार नहीं समझते कि अपनी बेटी के साथ उसे अकेला छोड़ देते। सालार को आखिरी अंदाज़ा सही लगा। सालार को आखिरी अंदाज़ा सही लगा। वो उससे जो कुछ और जितना कुछ कहना चाहता था, सईदा अम्मा के सामने नहीं कहना चाहता था। वो कह ही नहीं सकता था। उसने अपने जहन को खंगालने की कोशिश की। उसे कुछ तो कहना ही था। वो कुछ नहीं ढूंढ सका। उसका जहन खाली था। नीमतारी खनक कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। वो अब दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए फर्श पर नजरें जमाए हुए था। आमना ने कमरे में कोई फैंसी लाइट रोशन की थी। ऊंची दीवारों वाला फर्नीचर से भरा हुआ वो वसी और आरिस कमरा शायद सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसमें बहुत ज्यादा दरवाजे थे और तमाम दरवाजे बंद थे। कमरे में मौजूद वाहिद खिड़की बरामदे में खुलती थी और उसके आगे पर्दे थे। फर्श को भारी भरकम मैरून नक्श निगार के कॉलिन से ढका गया था और फैंसी लाइट कमरे को पूरी तरह रोशन करने में नाकाम हो रही थी। कम अज कम कमरे में सालार को तारीकी महसूस हो रही थी। शायद ये उसके एहसासात थे, या फिर मुझे अपने ऑप्टिशियन से आज ज़रूर मिलना चाहिए। करीब के साथ साथ
शायद मेरी दूर की नज़र भी कमज़ोर हो गई है, सालार ने मायूसी से सोचा। सेंटर टेबल की दूसरी तरफ बैठी आमना को देख नहीं पा रहा था। उसने एक बार फिर नज़र कालीन पर जमा ली। फिर उसने एकदम आमना को उठते देखा। वो दीवार के पास जाकर कुछ और लाइट्स ऑन कर रही थी। कमरा ट्यूबलाइट की रोशनी में जगमगा उठा। फैंसी लाइट बंद हो गई। सालार हैरान हुआ। आमना ने पहले ट्यूबलाइट ऑन क्यों नहीं की थी? फिर अचानक उसे एहसास और वो भी नर्वस थी। आमना दोबारा फिर उसके सामने कॉच पर आकर नहीं बैठी। वो उससे कुछ फासले पर सईदा अम्मा के पास एक कुर्सी पर बैठ गई। सालार ने इस बार उसे देखने की कोशिश नहीं की। वो उसी तरह कॉलिन को घूरता रहा। सईदा अम्मा का सबर बिलाखिर जवाब देगा। कुछ देर बाद उन्होंने खंगार कर सालार को मतवजा किया। करो बेटा वो बातें जो तुमने आमना से तनाही में करनी थी। उन्होंने सालार को बड़े प्यार से याद दिलाया। इतनी देर से चुप बैठो, मेरा तो दिल होल रहा है। सालार ने गहरा सांस लिया। फिर सईदा अम्मा और आमना को बारी बारी देखा। कुछ नहीं, मैं बस उन्हें देखना चाहता था। उसने अपने लहजे को हत्तिल मुमकान हमवार रखते हुए कहा। सईदा अम्मा के चेहरे पर बशाशत आ गई। तो इतनी सी बात यार, फुरकान ने मुझे डरा ही दिया। हाँ हाँ जरूर देखो, क्यों नहीं, बीवी है तुम्हारी। उठकर खड़ा हो गया। आप उनसे कह दे कि सामान पैक कर ले, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ सईदा अम्मा से बोला। अम्मा ने चौंक कर उसे देखा। सईदा अम्मा भी हैरानी से उसे देख रही थी। मगर बेटा तुम तो सिर्फ कुछ बातें करना चाहते थे उससे, फिर रुखसती? मेरा मतलब मैं चाहती थी बाकायदा रुखसत करूं। और सालार ने नरमी से सईदा अम्मा की बात काटी। आप ये समझ ले कि मैं बाकायदा रुखसत करवाने के लिए आया हूँ। सईदा अम्मा कुछ देर उसका चेहरा देखते रही, फिर बोली ठीक है बेटा, तुम अगर ऐसे चाहते हो तो ऐसा ही सही, मगर इफ्तार के लिए रुको, चंद घंटे ही बाकी, खाना तो खा कर जाओ। नहीं, मुझे और फुरकान को कुछ काम है। मैं उसे सिर्फ एक घंटे के लिए लेकर आया था। ज्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, वो खड़े खड़े कह रहा था। लेकिन अम्मा मुझे तो सामान पैक करने में बहुत देर लगेगी। आमना ने वही कुर्सी पर बैठे पहली बार सारी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सालार ने मुड़कर उससे देखे बगैर सईदा अम्मा से कहा। सईदा अम्मा आप उनसे कहिए आराम से पैकिंग कर ले, मैं बाहर इंतजार करूंगा जितनी देर चाहें। वो अब कमरे से निकल गया था। फुरकान ने हैरानी से सालार को देखा और बैठक में दाखिल हो रहा था। तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? मैं तो सोच रहा था तुम खासी देर के बाद वापस आओगे। सालार जवाब में कुछ कहने के बजाय बैठ गया। फुरकान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। खैरियत है? हाँ। आमना से मुलाकात हुई? हाँ। फिर क्या चले? नहीं। क्यों? मैं आमना को साथ लेकर जा रहा हूँ। क्या? फुरकान भौंचका का रहेगा। तुम तो उससे बात करने के लिए आए थे। सालार जवाब देने के बजाय अजीब सी नजरों से उसे देखने लगा। एकदम रुखसती का क्यों सोच लिया? बस सोच लिया। इस बार फुरकान ने उसे उलझी हुई नजरों से देखा। 2 घंटे के बाद आमना जब फुरकान और सालार के साथ सालार के फ्लैट पर पहुंची तब इफ्तार में ज्यादा वक्त नहीं था। सालार ने इफ्तारी का सामान रास्ते से ले लिया था। फुरकान उन दोनों को इफ्तारी के लिए अपने फ्लैट पर ले जाना चाहता था, मगर सालार उस पर रजामंद नहीं हुआ। फुरकान ने अपनी बीवी को भी सालार के फ्लैट पर बुलवा लिया। इफ्तारी के लिए टेबल फुरकान की बीवी ने तैयार किया था। आमना ने मदद करने की कोशिश की थी, जिसे फुरकान और उसकी बीवी ने रद्द कर दिया। सालार ने मुदाखलत नहीं की थी। वो मोबाइल लेकर बालकोनी में चला गया। लॉन्च में बैठी खिड़कियों के शीशों के पार आमना ने उसे बालकनी में टहलते मोबाइल पर किसी से बात करते देखा। वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था। उसने सईदा अम्मा के घर से अपने फ्लैट तक एक बार भी उसे मुखातिब नहीं किया था। ये सिर्फ फुरकान था जो वक्तन फक्तन उसे मुखातिब करता रहा था, और अब भी यही हो रहा था। सालार ने खामोशी इफ्तार की मेज पर भी नहीं तोड़ी। फुरकान और उसकी बीवी आमना को मुख्तलिफ चीजें सर्व करते रहे। आमना ने उसकी खामोशी और सर्द महरीर को महसूस किया था। इफ्तार के बाद फुरकान के साथ मगरिब की नमाज के लिए निकल आया था। फुरकान को मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हॉस्पिटल जाना था। मस्जिद से निकलकर फुरकान के साथ कार पार्किंग की तरफ आते फुरकान ने उससे कहा, तुम बहुत ज्यादा खामोश हो। सालार ने एक नजर उसे देखा, फिर कुछ कहे बगैर चलता रहा। क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? वो मुसलसल उसकी खामोशी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सालार ने सर उठाकर आसमान को देखा। मगरिब के वक्त ही धुंध नमोदार होने लगी थी। एक गहरा सांस लेकर उसने फुरकान को देखा। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। चंदला में साथ चलने के बाद फुरकान ने उससे बड़बड़ाते सुना, मैं आज कुछ भी कहने के काबिल नहीं हूँ। फुरकान को बेख्तियार उस पर तरस आया। साथ चलते चलते उसने सालार का कंधा थपथपाया। मैं तुम्हारे एहसास समझ सकता हूँ, मगर जिंदगी में ये सब होता रहता है। तुम इमामा के लिए जो कुछ कर सकते थे तुमने किया, जितना इंतजार कर सकते थे तुमने किया। 8-9 साल कम नहीं होते। अब तुम्हारी किस्मत में अगर यही लड़की है तो हम या तुम क्या कर सकते हैं? सालार ने बेतासर नजरों से उसे देखा। इस घर में आना इमामा का मुकद्दर नहीं था, आमना का मुकद्दर था। सो आ गई। इससे निकाह हुए 7 दिन हुए हैं और 8वें दिन यहाँ है। इमामा के साथ निकाह को 9 साल होने वाले हैं। वो आज तक तुम्हारे पास नहीं आ सकी। क्या तुम ये बात नहीं समझ सकते कि इमामा तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है?
वो पूरी दिल जमाई से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती है, बाज़ ख्वाहिशात अल्लाह पूरी करता है, बाज़ नहीं करता। हो सकता है इमामा की न मिलने में तुम्हारे लिए बेहतरी हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें आमना के लिए रखा हो सकता है आज से चंद साल बाद तुम उस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते न थको। वो दोनों पार्किंग के पास पहुंच चुके थे। फुरकान की गाड़ी शुरू में ही खड़ी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हो, जिसने जो चाहा वो पा लिया हो। फिर शिकवा किस बात का, आमना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। वो दोनों अब गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। फुरकान ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला, मगर बैठने से पहले उसने सालार के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बारी बारी उसके दोनों गालों को नरमी से चूमा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुमने एक नेकी किया और उस नेकी का अजर अगर तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा तो अगली दुनिया में मिल जाएगा। वो अब सालार के चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले हुए कह रहा था। सालार सर को हल्का सा खम करते थोड़ा सा मुस्कुराया। फुरकान ने गहरा सांस लिया। आज के दिन ये पहली मुस्कुराहट थी जो उसने सालार के चेहरे पर देखी थी। उसने खुद भी मुस्कुराते हुए सालार की पुश्त थपथपाई और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सालार ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। फुरकान इग्निशन में चाबी लगा रहा था जब उसने सालार को खिड़की का शीशा उंगली से बजाते देखा। फुरकान ने शीशा नीचे गिरा दिया। तुम कह रहे थे कि तुमने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने जिस चीज़ की भी ख्वाहिश की हो उससे मिल गई हो। सालार खिड़की पर झुके पुरसुकून अंदाज में उससे कह रहा था। फुरकान ने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। वो बेहद पुरसुकून और मुतमईन नजर आ रहा था। फिर तुम मुझे देखो, क्योंकि वो इंसान मैं हूँ जिसने आज तक जो भी चाहा उससे वो मिल गया। फुरकान को लगा उसका जहन गम की वजह से मुतासिर हो रहा था। जिसे तुम मेरी नेकी कह रहे हो दरअसल मेरा अजर है जो मुझे ज़मीन पर ही दे दिया गया है। मुझे आखिरत के इंतज़ार में नहीं रखा गया और मेरा मुकद्दर आज भी वही है जो 9 साल पहले था। वो ठहर ठहर कर गहरी आवाज़ में कह रहा था। मुझे वही औरत दी गई जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। इमामा हाशिम इस वक्त मेरे घर में है। खुदा हाफिज़। फुरकान दम खुद दूर जाते उसकी पुष्ट देखता रहा। वो क्या कहेगा तो उसकी समझ में नहीं आया। शायद मैं ठीक से उसकी बात नहीं सुन पाया, या फिर शायद उसका दिमाग खराब हो गया, या फिर शायद उसने सब्र कर लिया है। इमामा हाशिम सालार बहुत दूर नजर आ रहा था।